हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस से चैप्टर लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा बहुत बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट भी लगता है। हम बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस लाइट चैप्टर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी बहुत शॉर्ट में लाइट की जानकारी थोड़ा डिस्कस कर लेते कि लाइट क्या होता है। कि मेन हमें ये पता है कि मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है हमारा सन है। सन से ही सनलाइट अर्थ सरफेस पे आती है, जिसके वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। हम सरवाइव उसी के वजह से कर रहे हैं। ओके, ये तो अदर पार्ट हो गया। लेकिन इस चैप्टर लाइट चैप्टर में हम बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़ने वाले। रिफ्लेक्शन में बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें कि हम प्लेन मिरर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी रे डायग्राम्स कैसी बनती है उसको डिटेल में लेंगे। उसके बाद उसके साइन कन्वेंशन जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करने वाला है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, थोड़ा शॉर्ट में बता दे तो लाइट के डिफरेंट फिनोमिनन्स है। फिनोमिनन्स का मतलब होता है लाइट कि अलग अलग घटनाएं जो बोल सकते हैं हम। घटनाएं का मतलब होता है जैसी रात के समय में अगर आप आसमान से देखते हो तो दूर तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स। दूसरी चीज और मतलब दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट हमें थोड़ा रेडिश येलो कलर का लाइट दिखाई देता है, सनलाइट। वो भी एक नेचुरल फिनोमेना है। दूसरा है कि बारिश के मौसम में हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। दिस इज अनदर फिनोमिनन ऑफ लाइट। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फिनोमिनस हमें नेचुरली देखने को मिलते हैं। ओके, ये सब लाइट से रिलेटेड है। हम जो भी चीजें देखते हैं, हमें जो भी चीजें दिखाई देती है, जस्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं रहेगी, टोटल अंधेरा रहेगा, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। तो लाइट के बिना हम कोई चीज नहीं देख सकते हैं। तो लाइट के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट लाइट के चैप्टर में हमें टोटल रिफ्लेक्शन का पार्ट ही पढ़ना है। इसमें सेकेंड पार्ट में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में हम लेंस का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम रिफ्लेक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब आप लोग डेली मिरर में अपना चेहरा देखते हो, अपनी बॉडी को। जैसे स्कूल में रेडी होने के लिए हम आगे देखते हैं कि हम नीट एंड क्लीन है या नहीं है। ओके, तो उसमें जो इमेज दिखाई देती है हमें, हमारी इमेज उसमें मिरर में हमें दिखाई देती है। दैट इज कॉल्ड एज द इमेज। ओके, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। ओके, तो प्लेन मिरर हम यूज करते हैं घर में देखने के लिए खुद को। ओके, ये अलग पार्ट हो गया है। अब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यही मिरर को हम अगर सनलाइट में अगर एक्सपोज करते हैं तो हमें लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देती है। जैसे अगर हमने रखा है ऐसे प्लेन मिरर, तो उसका जो सन रेज है उसको वो स्ट्राइक करेगा सरफेस ऑफ मिरर से और दूसरी तरफ वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसी ये मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है। इस मिरर के ऊपर अगर लाइट फॉल होगी एट वन पॉइंट, तो वो दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इन शॉर्ट ये लाइट के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। व्हाट यू मीन बाय द मींस व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं। कोई भी प्लेन सरफेस, चाहे वो मेटालिक रहो या मिरर रहो, उसकी एबिलिटी ये रहती है कि वो लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम यहां देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, फर्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी प्लेन सरफेस है, लाइक अ मिरर ले लेते हैं। मिरर क्या करता है, लाइट
जब उसके ऊपर फॉल होती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर, इसका नीचे का पार्ट कुछ कोटिंग रहती है, ओके, ब्लैकिश टाइप में या तो रेडिश टाइप में कोटिंग रहती है, और ऊपर वाला एक साइड जो रहता है वो चमकीला रहता है, ओके। तो जब इस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर लाइट फॉल होगी लाइक दिस, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, मूव कर जाती है दिस पार्ट, और दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर बोल सकते हैं। अब इसका यूज या तो इससे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे स्टडी करें वो देखते हैं। अब देखिए जो लाइट, मान लीजिए ये सोर्स है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, सोर्स मतलब जो लाइट को प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स बोलेंगे। अब यह सोर्स है, यह सोर्स से कोई लाइट इस मिरर के ऊपर फॉल हो रही है। अब एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी सोर्स रहेगा तो बहुत ज्यादा लाइट रेज उसमें से निकलती है, तो पर्टिकुलर हम एक या दो रेज के बारे में ही यहाँ डिस्कस करेंगे कि मान लेते कोई रे ऑफ लाइट इस सोर्स से आ रही है, ओके, और इस पॉइंट के ऊपर वो फॉल हो रही है, दिस इज अ मिरर सपोज। अभी जो लाइट रे सोर्स से आ रही है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, व्हाट, इंसिडेंट रे, और ये आ रही है इसलिए इसको हम इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करें कि दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर। व्हेन इट इज फॉल एट दिस पॉइंट, जब वो इस पॉइंट के ऊपर फॉल होती है, मान लेते इस पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जहां लाइट स्ट्राइक करेगी, और इसी पॉइंट से लाइट किसी दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाती है, मूव कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्ट, ओके। तो इस रे को जो दूसरे डायरेक्शन में मूव हो गई, ये रे आई या फॉल हुई और ये इस डायरेक्शन में मूव हो गई है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। अब यह दो रे की हमने बात की, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें एक थर्ड रे इमेजिनरी मान लेते हैं कि कोई एक रे है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ऑफ द मिरर एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। इस रे को हम नॉर्मल बोलेंगे, व्हाट, नॉर्मल, ओके। अब यह तीन रेज होगी, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब देखिए तीनों रेज हमने बोर्ड के ऊपर, एक प्लेन बोर्ड है उसके ऊपर तीनों को ड्रॉ कर दिए हैं, इसको बोलेंगे हम कि ऑल थ्री रेज आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये प्लेन दिख रहा है आपको, इसी प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे भी आ गई, रिफ्लेक्टेड रे भी आ गई एंड नॉर्मल भी आ चुकी है। इससे हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसी स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल रहेगी वो हरदम परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस रहेगी। सो ऑल दिस थ्री, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाइज इन द सेम प्लेन, हम बोल सकते दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आप नोट कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन सरफेस, ओके। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ क्या होता है देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यह समझते हैं पहले, ये तो नॉर्मल होगी जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन सरफेस से, दिस इज नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर दिस टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, मिरर बोल सकते हैं उसे, या तो कोई मेटालिक सरफेस भी हो सकता है। अब ये नॉर्मल क्या कर रहा है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ दो एंगल बना रहा है। ये पहला एंगल हो गया इंसिडेंट रे के साथ और ये दूसरा एंगल हो गया रिफ्लेक्टेड रे के साथ, ओके। तो इस एंगल को भी हम नाम देंगे इसे। जो इंसिडेंट रे के साथ ये नॉर्मल एंगल बना रहा है उसे हम आई बोल देते हैं, सपोज दिस इज एंगल आई, और दिस इज नेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है,
और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि लॉ नंबर 2 क्या कहता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा ये हरदम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यही सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हमने दो लॉस पढ़े, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। मीन्स स्टेटमेंट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं उसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इसमें हम जो पढ़ेंगे दैट इज अ प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर से सब कुछ मिस वाकिफ हो आप लोग। प्लेन मिरर क्या होता है, हम डेली उसे यूज करते हैं तैयार होने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। अब उसमें क्या क्या चीजें होती है उतना डीप में तो आप लोग को पता नहीं, सब हम अपनी शक्ल देखते हैं उसमें रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या है हम ध्यान में रखते हैं कि पहले हेडिंग दे देते हैं, दिस इज प्लेन मिरर। ओके, क्या होता है प्लेन मिरर, देखो सिंपल सा फिगर है, मान लीजिए ये मिरर है। ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां इतने डिस्टेंस के ऊपर है प्लेन मिरर के, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहां दिखाई देगा प्लेन मिरर के अंदर। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इस इमेज को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। अब देखिए ये रियल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज हमें मिरर के अंदर दिखाई देगा, मिरर के अंदर इसका इमेज दिखाई देगा, इसकी ओके इमेज दिखाई देगी। तो दिस इज अ प्लेन मिरर। यहां से सेम हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मिरर के अंदर दिखाई दे रहा, हम भी खड़े रहेंगे तो हमारा भी इमेज उसमें दिखाई देगा। जो भी चीज मिरर के सामने खड़े रहेगी सेम चीज मिरर के अंदर दिखाई देगी। मिरर के अंदर जो दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड एज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ये है, ये इमेज है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। ओके, ये इमेज है। अब प्लेन मिरर की हमें जो प्रॉपर्टी देखना है, उसमें प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा सेम साइज हमें मिरर में दिखाई देगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, परफेक्ट नोट बनने वाले, ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। ओके, इट्स अ परफेक्ट नोट, पूरा एनसीईआरटी के थ्रू ले रहे हैं, कोई भी चीज इसमें से मिस मत कीजिए। 101% बोलता हूं कि ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत परफेक्ट ये चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। उसके बाद आता है डिस्टेंस। मिरर से इस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस इस इमेज का रहेगा इस मिरर के अंदर, लेकिन ये हम मेजर नहीं कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेम मिरर। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये राइट साइड है। ओके, दिस इज राइट साइड। तो इमेज में जैसी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अगर अपना राइट हैंड ऊपर करूंगा तो मिरर में वो लेफ्ट दिखाई देता है। ओके, अगर लेफ्ट हैंड मैंने ऊपर किया तो मिरर में राइट दिखाई देगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लैटरल इन्वर्शन। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर क्या है, तो प्लेन मिरर शोज लैटरल इन्वर्शन। ध्यान में रखिएगा वर्डिंग, प्लेन मिरर ऑलवेज शो लैटरल इन्वर्शन। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। सारी चीजें नोट करते जाइएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट
ये उसका टिप है पेन का। सेम हमें ऐसी इमेज मिरर के अंदर दिखाई दे रही है, कोई भी बेंट नहीं दिखाई, आड़ी नहीं दिखाई दे रही है, ना उल्टी दिखाई दे रही, एज इट इज इमेज हमें यहाँ मिरर के अंदर दिखाई देती है। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर के अंदर होती है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, प्लेन मिरर कौन सी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, जैसे ये इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो सेम हमें यहां दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल नहीं होती है। ध्यान में रखो, रियल नहीं होती। आगे और डीप में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी 4 प्रॉपर्टी हमने प्लेन मिरर की अभी यहाँ देखे हैं। इन शॉर्ट पहले बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, lateral inversion is the third property, and the fourth property is plane mirror show always virtual and erected image। इस तरीके से हमने 4 प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की अभी देख चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो है स्पेरिकल मिरर। व्हाट? स्पेरिकल मिरर। ओके, स्पेरिकल मिरर। अब देखिए, अब ये स्पेरिकल मिरर क्या होता है देखते हैं। ओके, अब ये स्पेरिकल मिरर स्पीयर के बारे में आपने सुना होगा, गोला जो रहता है स्पीयर। ओके, गोला जो रहता है। अब देख, मान लेते कि नींबू ले लेते, नींबू मतलब लेमन ले लेते। लेमन को अगर हमने 2 पार्ट में कट कर दिया, 2 पार्ट में कट कर दिया तो इस तरह से उसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया उसका। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये लेमन है, ये उसका सेंटर रहेगा। ओके, अब देखिए, इसमें से सारा अंदर का पार्ट अगर हम निकाल लेते लेमन में से, ओके, तो इमेजिन ऐसी ही कुछ एक, अगर ग्लास का अगर बॉल लेते हैं, ग्लास का बॉल लेते हैं, जैसी ये हो गया आपका स्पेरिकल ग्लास बॉल, और उसका एक इतना पार्ट अगर कट कर लेते हैं और वो पार्ट निकल गया बाहर। ओके, और इसको ग्राइंड करके एक पतली सी, एक थीन टाइप में इस तरह से एक पार्ट बना लिया हमने। ओके, मिरर टाइप में, लेकिन वो कर्व रहेगा। ओके, और इसके बाद अगर इसको कुछ एक साइड से कोटिंग कर देते, हम इसको कोटिंग कर देते हैं, तो ये कर्व मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्व मिरर। इसी को स्पेरिकल मिरर कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब देखिए, ये कैसे बना है? ये जैसी कोई स्पीयर है मेड अप ऑफ ग्लास, उसको कट करके, ये सब चीज पूछी नहीं जाती, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से स्पेरिकल मिरर फॉर्म होते हैं। अगर इतना पार्ट कट कर दिया, बाहर निकाल लिया उसे, उसको ग्राइंड करके इस तरीके से शेप दे दिया और यहाँ से उसको कोटिंग कर दिया, तो पेंट मार दिया वन साइड से, तो दूसरा उसका रिफ्लेक्टिंग साइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम 2 तरह के स्पेरिकल मिरर बना सकते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। ओके, मिरर कैसे बनता है तो ये तो बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखिए, पहला आएगा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। मान लीजिए ये स्पेरिकल मिरर जो है, उसका अगर आउटर पोर्शन जब उसको कोट कर दिए, पेंट मार दिए हमने, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो अंदर वाला रहेगा। जब किसी स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रहता है, अंदर की तरफ रहता है, ऐसे स्पेरिकल मिरर को हम कॉनकेव स्पेरिकल मिरर कहते हैं। ओके, if the reflecting surface of any spherical mirror is inward, then such a spherical mirror is called as concave spherical mirror। ये डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए इसी स्पेरिकल मिरर को अगर मैं जो कोट करना है, कोट मतलब जैसे इसके ऊपर पेंट मार देते हैं, ब्लैक पेंट मार देते हैं,
ओके, तो लाइट यहां से एंटर नहीं होगी, लेकिन यहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर अंदर की तरफ से अगर कोटिंग कर लेते, पेंट कर लेते हैं, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा और यहां इनवर्ड। तो ऐसे स्पेरिकल मिरर जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ऐसे स्पेरिकल मिरर को हम कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेबल स्पून रहता है, उसका टेबल स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है वो कॉन्केव स्पेरिकल मिरर कहलाएगा, और बाहर वाला जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर कहलाएगा। तो सिंपल एग्जांपल आप टेबल स्पून का याद रख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। होप सो कि ये कॉन्केव स्पेरिकल मिरर एंड दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। ओके, एक बार और रिपीट कर देते हैं। Spherical mirror whose reflecting surface is inward is called as concave spherical mirror, and the spherical mirror whose reflecting surface is outward is called as convex spherical mirror। इस फिगर को हम दूसरी तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए जरा, ये कोटिंग इनसाइड हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कोई भी रे अगर फॉल होगी तो वो डाइवर्ट हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दिस इज द फिगर फॉर कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर एंड दिस इज फॉर कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। अब आते हैं इसकी कुछ मीन्स टॉपिक्स इससे रिलेटेड है, इसको हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से उसकी डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं अब, और या फिर कॉन्वेक्स या कॉनकेव स्पेरिकल मिरर में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हमें पता है ये तो हमारा हो गया कॉनकेव स्पेरिकल मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। ओके, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ है। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ है, इसलिए इसकी कोटिंग अंदर की तरफ रहेगी। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ओके, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। अब आते हैं एक एक टर्म को हम जानते हैं कि क्या क्या टर्म इसमें रहेंगे। अगर ये स्पेरिकल मिरर है दोनों, तो इसका कुछ एग्जैक्ट सेंटर रहेगा। ओके, एग्जैक्ट सेंटर रहेगा। इस सेंटर को कहा जाता है पोल। व्हाट? दिस सेंटर इज कॉल्ड एज पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। ओके, यहां भी इसका सेंटर रहेगा, इसे भी हम नाम देंगे पी। ओके, पी रिप्रेजेंट पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी गई कि डिफाइन पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर, तो हम बोलेंगे द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब कॉमन वर्ड हो गया स्पेरिकल मिरर। अगर पोल फॉर कॉनकेव स्पेरिकल मिरर बोला तो कॉनकेव वर्ड यूज कीजिए, अगर पोल फॉर कॉन्वेक्स बोला है तो कॉन्वेक्स वर्ड यूज कीजिए, अगर सिर्फ पोल बोला है तो सिर्फ स्पेरिकल मिरर यूज कीजिए। ओके, तो सिंपल हम देखेंगे पोल कैसे डिफाइन करेंगे। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, दोनों की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड पोल पी। अगर कॉनकेव के लिए बोला तो क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल पी। ओके, द सेंटर ऑफ reflecting surface of convex spherical mirror is called as pole P। इस तरह से हमने पोल डिस्कस किया है। इट इज नथिंग बट द पॉइंट विच इज एट द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इसमें तो हमने पहला जो डिफाइंड किया है टर्म वो है पोल। सेकेंड टर्म आएगा इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, एक सिंपल सा मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूं। ये कॉनकेव मिरर हो गया। ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, और ये मान लीजिए ये कोट कर दिया इसे, ताकि रिफ्लेक्ट होके लाइट क्या अदर डायरेक्शन में मूव हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो हमने बनाया है कॉनकेव मिरर, ये किससे बना है? एक स्फीयर से बना है। ओके, ये स्फीयर का पार्ट है।
कॉनकेव मिरर या तो कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। और कोई भी स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होता है एज वेल एज रेडियस भी होता है। ध्यान में रखिए, कोई भी स्फीयर अगर लेते हैं तो उसमें सेंटर आएगा, रेडियस भी आएगा। तो हमें पहला जो डेफिनेशन में, सेकंड डेफिनेशन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है, ये सारी चीजें मिला के हम डिफाइन करेंगे। देखो लिखेंगे कैसे, इसे नोट करते जाइए। अ स्फेरिकल मिरर, ओके, ये वाला अ स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का पार्ट है, सही बात है, क्योंकि इतना पार्ट हमने अलग करके उसको ऑपरेट करके फिर फाइनली उसे हमने मिरर बना दिया, स्फेरिकल मिरर बना दिया। ओके, अ स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव बोलो या तो कॉन्वेक्स बोलो, विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का पार्ट है। ओके, यहां तक समझ में आया। स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर हैज रेडियस, सही बात है, इसका रेडियस रहता है, और यही रेडियस, इसको जब हम कंप्लीट कर देंगे, इसको जब कंप्लीट करेंगे तो इसका भी रेडियस हो जाएगा। सो दिस रेडियस ऑफ स्फीयर इज आल्सो नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो एक बार और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, व्हाट यू मीन बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हम शुरुआत करेंगे अ स्फेरिकल मिरर, ये दोनों की बात कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉनकेव ले लीजिए। ओके, अ स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर हैज रेडियस, दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बोथ समझ में आ गया। एक कोई भी हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स ले लेते, फिर से एक लास्ट टाइम रिपीट कर लेते हैं। अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर किसका पार्ट है, स्फीयर का। ओके, एंड स्फीयर हैज रेडियस, so this radius is called as radius of curvature of this concave और convex mirror। इस तरीके से हमने radius of curvature डिफाइंड किया है। ओके, होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा ये। अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो थर्ड डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी। देखिए, इस चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ये सारी बेसिक लेवल की चीजें बहुत एक्यूरेटली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये स्फीयर है। ओके, इस स्फीयर से ही हमने मिरर बनाया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मतलब अ स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। से मिलता जुलता डेफिनेशन है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बोला है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बोलेंगे। अ स्फेरिकल मिरर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सही बात है, इतना पार्ट निकाल लिया था, तो ये इस स्फीयर का पार्ट है। एंड स्फीयर हैज सेंटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, स्फीयर का सेंटर है सी। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बोलो या तो फिर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बोलो। चलिए एक और बार रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, नोट भी कर सकते हैं आप। अ स्फेरिकल मिरर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये इसका स्फीयर का पार्ट है, एंड दिस स्फीयर हैज सेंटर। So this point, center means it is a point. This point is called as center of curvature of spherical mirror. चाहे कॉनकेव के लिए बोल लीजिए या तो कॉन्वेक्स के लिए बोल लीजिए या सिंपल स्फेरिकल मिरर लिख लीजिए। So this is the definition of what? Center of curvature. Hope so कि ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हमें पता है दिस इज पोल P विच इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अब जैसे एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन, ओके, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। अब ये देखिए अभी तो हमने डिफाइन किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहां है, और यहां ये सी से लेके ये P तक जो रहेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ओके,
तो एक इमेजिनरी लाइन अगर हमने ड्रॉ किया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल पी पास हो रही है, इमेजिन कीजिए पास तो होगी नहीं, अप टू पी ले सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। ओके, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये मिरर की बात कर रहे हैं हम, तो अप टू पी लेंगे हम। लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि ये अगर एक्सटेंड करें तो ये पूरा पास आउट हो जाएगा। ओके, तो एक इमेजिनरी लाइन है विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल पी, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो इजी, एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर एंड पोल पी ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, ये दोनों में से पास होती है। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से हमने कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर अभी देखा है। ओके, चलिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आगे, ये सारा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं, ये सारा एनसीईआरटी से लिया गया है, बोर्ड से रिलेटेड है। बोर्ड में भी कोई चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, 5% भी चांसेस मान लीजिए कि इसके बाहर का कुछ एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन रिलेटेड ही रहेगा। ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझना है, नोट्स बनाने लिखने हैं। दिस इज द परफेक्ट, सारी चीजें हम कर रहे हैं लाइट चैप्टर से। ओके, कोई भी चीज मिस मत कीजिए। चलिए 4 डेफिनेशन तो हमने देख लिया है। सबसे पहले पोल डिफाइन कर लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर लिया जो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर लिया। इस तरह की 4 डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल मतलब देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास एक कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है। व्हाट, हमारे पास एक कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है। हम बाहर धूप में अगर जाके उस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर को अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन में ऐसी, जैसे ये सन है, इमेजिन दिस इज अ सन, क्लियर, दिस इज सन सपोज। ओके, whatever be the rays of light, whatever be the rays of light, this is sun. Okay, अब देखिए सन क्या होगा, यहां से लाइट जो भी आएगी इट इज फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या होने जा रहा है अभी इसमें। सो वॉटर विद द रेज, ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, रेज आ रही है, रेज आ रही है। ओके, ये फॉल हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और ये सारी रेज अंदर की तरफ मुड़ जा रही है। ओके, ये अंदर की तरफ मुड़ जा रही है। समझ में आया क्या हो रहा है? ये कॉनकेव स्पेरिकल मिरर में सन से जो भी रेज आ रही है रिफ्लेक्ट होके, ये इंसिडेंट रे है। ओके, मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रे रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो देखिए क्या होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सारे रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ध्यान में रखिए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो होगा क्या, जितनी भी रेज है वो एक साथ कंबाइन होके एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है। तो क्या होगा, अब रे ऑफ लाइट, उसकी आपको प्रॉपर्टी पता है, लाइट जब भी कंटिन्यूसली किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो थोड़ी देर बाद वो मेटल सरफेस गर्म हो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ रेज जो सन से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे अगर कलेक्ट हो जाती है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत रैपिडली इंक्रीज होगा, कम समय में मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ हमें एक ब्राइट पॉइंट दिखाई देगा। ध्यान में रखिएगा। ओके, ब्राइट पॉइंट निकाल देगा। अगर आपने अपना हाथ भी वहां रख लिया तो थोड़ी देर में ही आपको हाथ तुरंत हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां हीट जो जनरेट होगी बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि आपका हाथ जलने के भी चांस हो सकते हैं। तो ये अगर चेक करना है तो यहाँ पीसेस ऑफ पेपर अगर आप रख लेते हैं, थोड़ी देर बाद वो जलना शुरू हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, एक एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी है कि पीसेस ऑफ पेपर, जब यहाँ जो सारी रिफ्लेक्टेड रे एट वन पॉइंट कलेक्ट हो रहा है तो उस
पॉइंट के ऊपर आप पीसेस ऑफ पेपर रखेंगे तो वो बर्न हो जाएगा। क्यों होता है इसका रीजन जान लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। Because whatever be the rays of light coming from the sun, when it is fall on the reflecting surface of a concave mirror, okay, it is the property of concave mirror that all the reflected ray moves inward, okay, अंदर की तरफ मुड़ती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव मिरर है। इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कॉन्केव मिरर्स आर ऑलवेज कन्वर्जिंग, ओके, कन्वर्जिंग मतलब all the rays are moves inside, inward हम बोल सकते हैं। as concave mirrors are converging, that's why all the rays, okay, ये incident ray है coming from the source that is sun, all these rays when fall on the reflecting surface of a concave mirror, when it reflect back, all these rays collected at one point, due to which the temperature at that point is increases, and this at this point the bright point, okay, bright कलर का एक पॉइंट फॉर्म होता है। ये ब्राइट पॉइंट ही जो रहेगा इसे हम इमेज ऑफ सन भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से ये ब्राइट पॉइंट जहाँ जो फॉर्म होता है वहाँ का टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है। अगर कुछ पीसेस ऑफ पेपर वहाँ हम रखते हैं तो वो भी जलना शुरू हो जाता है, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसमें कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं कॉन्केव मिरर का हम। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि और बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर ले, वन बाय वन सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे आपके। अब देखते हैं कि सन से कुछ जो भी सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, जब रेज उस लाइट की कॉन्केव मिरर के ऊपर फॉल होती है या तो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल होती है, तो क्या होता है। थोड़ा सा एक्टिविटी हमने पीसेस ऑफ पेपर के साथ किया है कि कॉन्केव मिरर में सारी रेज अंदर की तरफ मुड़ती है, ओके। सो कॉन्केव मिरर आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। तो फिर कॉन्वेक्स के साथ क्या होगा, ओके, वो भी देख लेते हैं हम। तो एक सिंपल सा फिगर बनाते हैं, दिस इज व्हाट कॉन्केव मिरर, ओके। देखिए अब यहां से मेन फिगर का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बाद हम रे डायग्राम्स भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो पहले हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर में क्या होगा। दिस इज कॉन्केव मिरर, ओके। ये हो गया उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये लाइन बताना बहुत जरूरी है, ये क्या शो करता है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कोटिंग है, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक पेंट, ओके। ये टोटली यहाँ से पैक्ड हो चुका है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ओके। अब सन की बनाएंगे हम डायरेक्टली, हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स। ये पहली होगी, ये सेकेंड हो गई और ये थर्ड रे होगी। कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है। सोर्स मतलब सन हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है। नेक्स्ट वन एंड दिस इज द लास्ट वन, ओके। हमने यहाँ 5 रेज कंसिडर किया कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, मे बी सन और अदर वन, ओके। So whatever be the rays of light coming from the source, it is fall on the reflecting surface of concave mirror, okay, concave mirror। जब ये fall होती तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ओके, और ये भी रिफ्लेक्ट होगी। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीसेस ऑफ पेपर के लिए जो फिगर बनाया था, सेम टाइप का फिगर बनेगा, ओके। जहां ये सारी रेज इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, इस पॉइंट पे, इस ब्राइट पॉइंट जो फॉर्म होगा, अगर इन केस ऑफ सोर्स सन है तो यहाँ जो ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा दैट इज द इमेज ऑफ द सन, ध्यान में रखिएगा, इमेज ऑफ द सन। अब ये जो फिगर बना है आपका मेन कॉन्केव मिरर के लिए बना है, ओके। तो ये ब्राइट पॉइंट इमेज ऑफ द सन होगा। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं फोकस, व्हाट, फोकस बोल सकते हैं इसे। फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। क्लियर कि ये जो ब्राइट पॉइंट जहां सारी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, ओके, ऑल दिस रेज आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, दैट intersecting point is called as focus. Clear? This F is focus. इस F को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखिए क्योंकि आगे कंटिन्यू ये यूज में आने वाला है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इधर। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर,
ओके, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, नंबर ऑफ रेज ले लेते हैं, नंबर ऑफ रेज। अब देखिए यहां इस फिगर में दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब इससे पहले स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन देखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल पी। अब उसको भी यूज करना हम शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो लाइन जो दिख रही है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज पोल। यहां भी हम बोल सकते हैं दिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज द पोल पी। ओके, दोनों फिगर को एक साथ स्टडी करेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये चीज आपको समझना ही पड़ेगा। दिस इज पोल पी, दिस इज पोल पी। डिफरेंस के ऊपर भी ध्यान रखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें देखिए यहाँ जो फोकस रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहता है, और मान लीजिए दिस इज व्हाट सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये, और ये सी से लेके पी तक जो डिस्टेंस हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। यहां देखते हैं, अब देखिए ये तो पार्ट ऑफ स्फीयर बोलते हैं, तो ऐसे स्फीयर बन जाएगा, तो स्फीयर का सेंटर यहां आएगा। ओके, कहां आएगा? राइट साइड में। तो पहला डिफरेंस याद में रखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से सी, इतना डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो भी राइट साइड में आएगी। अब यह देखिए होता क्या है, अब ये देखेंगे हम कि कैसे जो भी रेज ऑफ लाइट जो आ रही है, कहां से आ रही है? सोर्स से आ रही है। ओके, तो whatever be the rays coming from the source when fall on the reflecting surface of a convex mirror, फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा, क्या बोला है कि whatever be the rays coming from the source when fall on the reflecting surface of convex mirror, क्या होता है इस रेस के साथ? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? तो देखते हैं कहाँ रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो जाएगी। ये पहला हो गया, ओके, ये दूसरा हो गया, ये पहली रिफ्लेक्टिंग रेज ये यहाँ आई, यहाँ टकराई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये सीधा मान लेते हैं कि पास हो गई। पास नहीं हो सकती है ये, क्योंकि ये पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट है। ओके, क्योंकि सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। क्लियर? तो हमें ये पता है कि जो भी अगर इस रिफ्लेक्टेड रे, जो भी नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर ये नंबर ऑफ रेज को हम थोड़ा एक इमेजिन करते कि ये अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं। इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या होगा? मुझे दिख रहा है कि एक पॉइंट के ऊपर ये भी रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में, ओके, और ये भी रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट फॉर्म कर रही है, रियल पॉइंट नहीं। जैसे यहाँ एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट बाहर की तरफ होगी, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है अगर बैकवर्ड उसे एक्सटेंड किया जाए तो ऐसे फील होता है कि वो एक पॉइंट से आ रही है। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट। ओके, और इसी इमेजिनरी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या? तो डिफरेंस देख लीजिए, इसमें एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे एट वन पॉइंट मीट होती है, और इसमें बोल सकते हैं ऑल द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम। जब यहां से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा इस पॉइंट से ये आ रही है, जब यहां से देखोगे इसे आप तो ऐसे लगेगा आपको कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस पॉइंट से आ रही है। यहां से देखोगे तो ऐसे लगेगा इस पॉइंट से आ रही है। सो वी कैन सी दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रे in case of the convex mirror is appear to come from focus. ये चीज आपको ध्यान में रखनी। It appear to come, not actually coming, but it appear to come from the focus. और दूसरी चीज कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे ये बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रही है।
ओके, बाहर की तरफ मतलब ये रिफ्लेक्ट होके उधर चले जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस कॉन्वेक्स मिरर को हम बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ओके, डाइवर्ज करता है, रेस को डाइवर्ट कर देता है। ओके, सो द कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज diverging mirror. It diverges all the rays falling on the reflecting surface of a convex mirror. Okay, होप सो कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो देखिए इसमें मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि कॉनकेव मिरर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, यही मिस्टेक होती है बच्चों की। कॉनकेव मिरर में जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस बिटवीन सीपी जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा लेफ्ट साइड में रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये सारा राइट हैंड साइड में रहेगा। ये मेन डिफरेंस आपको याद में रखना है। सो दिस इज द फिगर फॉर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इस फिगर को हम आगे और डिटेल में लेने जाने वाले हैं, जिसमें कि इमेजेस कैसे फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो सारा डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज image formed by the spherical mirror. Okay, next topic is image formed by the spherical mirror. Image formed by spherical mirror, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इमेज कैसी बनाता है, मतलब हम अभी जाने वाले रे डायग्राम्स के कंसेप्ट के ऊपर, फिर उसके बाद रे डायग्राम्स कैसी बनाते हैं वो सारा डिटेल में लेंगे। इजी तरीके से रे डायग्राम्स कैसी बनाते हैं वो देखेंगे, हम सीखेंगे। ओके, तो पेन और कॉपी हाथ में रखिए, हर एक चीज नोट करना है आपको, सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो भी बता रहा सारा नोट करना है। चैप्टर आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए अब देखते हैं कि इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर मीन्स कैसे स्पेरिकल मिरर, मतलब बोथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस कैसे फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अब रे डायग्राम बनाने के पहले कुछ नियम है, रूल्स है, उस रूल को देख लेते हैं हम। वो रूल अगर आपको आ जाएंगे तो आपका रे डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये जो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छी तरीके से नोट करना है, समझना है, और उसका ही यूज हम रे डायग्राम्स बनाने के लिए करने वाले। चलिए देखते हैं, यहां आएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और यह आएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर हमें पता है कैसे बनाया जाता है। दिस इज अ सिंपल कॉनकेव मिरर। ओके, एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज पोल पी। ओके, दिस इज द फोकस सपोज, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी से लेके पी तक जो डिस्टेंस रहता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, क्या एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में रहता है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज पोल पी ऑफ अ मिरर एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, जिससे कि हम रे डायग्राम में यूज करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉटर विथ, देखिए एक सिंगल रे ही यूज करके हम रूल लिखेंगे। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर रे आएगी, ओके, अ रे ऑफ लाइट कमिंग, मान लेते सन से आ रही है, या तो कोई लाइट है, मिस इलेक्ट्रिक बल्ब है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज द रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इस सिंगल रे की बात कर रहे हैं हम। बहुत सारी नंबर और बहुत ज्यादा रेज होती है कोई भी लाइट में, लेकिन उसमें ज्यादा करने की जरूरत है, एक सिंगल रे पकड़ लीजिए। दिस इज अ सिंगल रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स। कंडीशन क्या आएगी, रूल नंबर 1 क्या कहता है, a ray of light coming from the source if it is parallel to principal axis, ये जो principal axis है ये रे अगर इसको parallel रहेगी तो क्या होगा, after reflection it is always passes through focus। कहां से पास होगा वो, फोकस से, ध्यान में रखिएगा।
a ray of light coming from the object, this is rule number 1, ध्यान में रखिए, a ray of light coming from the object, this is a ray coming from the not object, coming from the source बोल सकते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आगे चल के ऑब्जेक्ट ही आएगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हम दिखते कब है, दिखाई कब देता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसके ऊपर कोई लाइट फॉल होके वो लाइट हमारी आंखों में एंटर करता है, देन वी आर एबल टू सी सच ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो वॉट एवर विद द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स बोल सकते हैं, या तो फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वॉट एवर विद द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, एंड दिस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। अगर वो गिवन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस में से ही पास होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। इस फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस फोकस इज ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सिंपल फोकस बोलिए, प्रिंसिपल फोकस बोलिए, एक ही बात है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। सेम रूल कॉन्वेक्स के भी लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम कैसे लिखेंगे, वॉट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो गई रे, ओके, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इट अपीयर टू कम, ऐसे मान लेते जब आप यहां से इस डायरेक्शन में देखोगे ऐसे लगेगा कि इस फोकस से वो आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो आ नहीं रही, यहां से ही वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो रूल नंबर 1 फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, व्हाट विल बी द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हेन fall at this point, okay, and it reflects in this direction, then this reflected ray appear to come from this focus। यहां से जब आप देखोगे तो ऐसे लगेगा यहां से आ रही है। so this is rule number 1 for convex mirror। होप सो कि आपको रूल नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, ये रूल आपको समझना ही पड़ेगा। इस चैप्टर की जान बोले तो ये रूल है, रूल से ही रे डायग्राम्स बनेंगे, रूल से ही फिर रे डायग्राम का यूज होगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, इसमें भी रे डायग्राम्स बनाने के लिए भी आते हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है उस रूल से, तो इस रूल को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जैसे इट इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, okay, this is convex, this is concave, this is imaginary line called as principal axis, this is pole P, this is focus, and this is center of curvature। C से लेके P तक बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो या साथ में ही लर्न ही हो जाएगा। आप लोग को कोशिश कीजिए बार बार, क्योंकि यही चीज रिपीट होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी उसमें आएगा। तो ये C F P ये तो आते ही रहेगा, तो आपको अभी तक ये लर्न हो जाना चाहिए। तो देखिए C से लेके P तक डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज और, अभी ये रूल नंबर 2 में थोड़ा और एक नई चीज भी बताऊंगा मैं आपको, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सो वॉट एवर विद द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अब जरूरी नहीं कि सारी रेज पैरेलल ही रहेगी। जैसे ये लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो क्या करता है, सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा, ये जितने भी पॉसिबल एरियाज उससे मिलेगा, सारे को कवर कर लेगा, ओके। लेकिन ये सारे जो भी रेज ऑफ लाइट स्प्रेड हो रही है, उस सारे की बात हम नहीं लेते, हमें सिर्फ एक रे लेके रूल बनाना है। तो कोई भी सोर्स से जब रे ऑफ लाइट अगर आती है, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी, अगर वो फोकस में से पास होती है, जैसे रे ऑफ लाइट ये आ रही है, ये पास हो गई है, ये यहाँ फॉल होगी, ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, अब सोर्स को या तो ऑब्जेक्ट को मैंने बताया, लेकिन वहां से कोई रे आ रही है, इमेजिन कीजिए ये रे है, इसी की जरूरत है हमें। ये जब आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये होगी रिफ्लेक्ट, ओके, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। या तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। तो ये रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेनेवर बी द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट if it is passes to the focus or principal focus
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहेगी ही। दिस इज द रूल नंबर 2। यहां देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया आपका। ओके, दिस इज एफ। यहां भी क्या बोलेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट से कोई रे आ रही है, ओके, किसी ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ अच्छे से समझिए। ये रे अगर आ रही है, इसको अगर एक्सटेंड कर दूं तो ऐसे समझेंगे कि हम ये इसमें से पास हो रही है। ओके, इसमें से पास हो रही है करके हमें इमेजिन कर सकते हैं। क्या, तो रूल नंबर 2 इस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, ध्यान में रखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल नंबर 2 क्या होगा, इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपीयर टू पास, इसे एक्सटेंड कर देता हूं तो ऐसे लगता है कि ये इसमें से पास हो रही है। ओके, इसमें से ये पास हो रही है, तो डॉटेड लाइन बना लेते हैं। इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस बट एक्चुअली इट इज नॉट पासिंग। ओके, अपीयर टू पास मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि इसमें से पास, और यहां से देखोगे तो एग्जैक्टली ये पॉइंट और ये लाइन मैच कर जाएगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपीयर टू पास टू द फोकस और द प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्ट तो यही से हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट यही से हो जाएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आई, अब ऐसे लग रहा है कि एफ में से पास हो रही है लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम रूल नंबर 2 कॉन्वेक्स के लिए क्या बोल सकते हैं, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके, अपीयर टू पास टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे इसमें भी पैरेलल हुई थी, इसमें भी पैरेलल होगी। इसमें एक्चुअली फोकस में से पास होकर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है, इसमें अपीयर टू पास टू फोकस, ऐसे लगता है कि फोकस में से पास हो रही है लेकिन हो नहीं रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। सो ये रूल नंबर 2 था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल इस कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए, रूल नंबर 3। जैसे ये कॉन्केव मिरर हो गया आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है, फिर से हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, दिस इज पोल पी। इस इधर की एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत नहीं, हमें तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ चाहिए क्योंकि यहाँ सी पी एफ सब राइट साइड में रहता, तो ये सी का पोजीशन हो गया, ये एफ का पोजीशन हो गया और ये पी का पोजीशन हो गया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ रहता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी रे, यहां भी हम बना लेते हैं, दिस इज एफ एंड दिस इज व्हाट, सी। ओके, लेकिन रूल नंबर 3 बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लीजिए। बार बार हम फोकस की बात कर रहे हैं, फोकस एक पॉइंट होता है, ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई होता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस के बारे में, ये फोकस जो रहता है, ये फोकस बोलिए या फिर ये फोकस बोलिए, दिस फोकस इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस पीसी रहेगा। ये चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले बताने वाला था, तो ये चीज अभी देख लीजिए, फोकस इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ सीपी रहेगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सीपी रहेगा, मतलब इतना डिस्टेंस इक्वल टू ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेगा, मीन्स पी एफ इज इक्वल टू सी एफ रहेगा। यहां भी पी एफ इज इक्वल टू सी एफ रहेगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डिस्टेंस सी पी। ओके, रूल नंबर 3 अभी बताने का हूं मैं आपको, पहले थोड़ा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। फोकस क्या रहता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डिस्टेंस सीपी, और डिस्टेंस सीपी क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस चीज ध्यान में रखिएगा। अब फोकस से जो पॉइंट पी है दैट इज कॉल्ड एज पोल, इसे कहा जाता है डिस्टेंस पी टू एफ। ओके, ये भी चीज अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए आप, डिस्टेंस जो पी टू एफ रहेगा। ओके, ये डिस्टेंस, फोकस मतलब ये पॉइंट होता है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस पी एफ इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। व्हाट, फोकल लेंथ। ओके, किसी भी मिरर का फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस पी एफ रहेगा, और ये फोकल लेंथ का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। फोकल लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस पी एफ, या फिर ये डिस्टेंस पी एफ फोकल लेंथ हो जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ
ऑफ गिवन मिरर, आइदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये चीज आपको अच्छे से नोट करके रखना है। आगे और भी डिटेल में से मैं बताने वाला हूँ फोकल लेंथ के बारे में। ओके, अब अगर ये मिड पॉइंट हो गया और ये रेडियस हो गया, ओके, ये रेडियस आर हो गया और ये एफ हो गया, तो हमें एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ हो गया इसका, तो आर क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ r/2। तो ये भी कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी डबल होता है फोकल लेंथ के, ये डिस्टेंस के डबल होता है, इसे फोकल लेंथ बोलेंगे हम। ओके, या फिर कोई भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रहती है, मतलब इसका हाफ रहेगा एफ, इसका हाफ ये एफ रहेगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से या तो सोर्स से अगर कोई रे अगर आती है और वो रे मान लीजिए कहां से पास हो रही है, वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। किसी ऑब्जेक्ट से मान लीजिए रे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से या फिर सोर्स से आ रही है, लेकिन कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो वापिस जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर रे आती है और वो सेंटर ऑफ, कंडीशन ये रहेगा कि सी से ही पास होना चाहिए, ध्यान में रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ इट इज पासेस थ्रू सी, इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। सेम थिंग ओवर हियर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर मान लिया अपीयर टू, अपीयर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा, ऐसी लगता है कि वो सी में से पास हो रही है। अगर आप यहां से देखोगे कि ये एक्चुअल रे है, ऐसे लग रहा है कि सी में से पास हो रही है। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये किसी ऑब्जेक्ट से या तो फिर सोर्स से ये रे आ रही है, इधर आ रही है, लेकिन अगर वो हमें दिखाई दे रहा है कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, ये वापिस इसी पाथ पे वापिस हो जाएगी, इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ। ये रूल नंबर 3 है जो कि कॉन्वेक्स के लिए भी लागू होगा। ओके, डिफरेंस दोनों मिरर में ये है, इसमें अपीयर वर्ड यूज करना है, इसमें एक्चुअली पास होती है, ये डिफरेंस आपको याद में रखना है। ये था रूल नंबर 3 कि कोई भी रे अगर ऑब्जेक्ट से, सोर्स से आता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 4 एंड लास्ट ये कहता है, ओके, रूल नंबर 4 क्या कहता है देख लीजिए। रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि अगर कोई लाइट रे अगर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है या फिर सोर्स से आ रही है, अगर वो पी के ऊपर फॉल होगा, पी के ऊपर फॉल होगा, तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यह जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I इज इक्वल टू आर फॉर्म होता है, यहां भी सेम वैसी ही फिगर बनेगा, दिस इज I, दिस इज R। तो रे डायग्राम बनाने में ये रूल का बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले जो 3 रूल बताया है, टेक्स्ट बुक में भी आप सेम फिगर से स्टडी कर सकते, ड्रॉ कर सकते, हेल्प ले सकते हो। तो ये 3 में से आपको रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी 2 रूल का यूज करना है। इन 2 रूल्स आपको यूज करने हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 की ही जरूरत है, थर्ड करने की जरूरत नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब आते हैं, ये सारे हमने रूल्स पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम रे डायग्राम्स के ऊपर।
रे डायग्राम्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक तो लेंस से रे डायग्राम पूछा जाता है या तो फिर मिरर से रे डायग्राम पूछा जाता है, लेकिन पूरे चांसेस रहते हैं कि रे डायग्राम जरूर एग्जाम में आए। ओके, न्यूमेरिकल के साथ आता है या तो विदाउट न्यूमेरिकल सिंगल रे डायग्राम भी पूछ सकते हैं, या तो कभी कभी न्यूमेरिकल के साथ भी रे डायग्राम बनाने दे देते हैं। अब देखेंगे हम कि रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान दीजिए। सीक इट सो इजी। हमने रूल पढ़ लिए हैं, रूल अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसी का अप्लाई यहाँ हमें रे डायग्राम बनाने के लिए करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रे डायग्राम्स किसके लिए बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो मिरर है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मिरर आएगा, रे डायग्राम जो बनाने वाले हैं हम, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ओके, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर रे डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम कि रे डायग्राम्स में क्या क्या करेंगे। देखिए, हमें रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर, तो हमें इससे पहले जो भी फिगर हम बना चुके रे डायग्राम्स की, मतलब डायग्राम जो बनाए कॉनकेव मिरर, उसी का यूज करना है। इस सिंपल सा मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन रे डायग्राम बनाएंगे हम। दिस इज कॉनकेव मिरर। ओके, अब यहाँ कुछ नियम मतलब वो बुक में दिएगी नहीं, लेकिन हमारे कुछ हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया और कैसे भी ड्रॉ कर लिया, उससे इमेज परफेक्ट, रे डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ बहुत एक्यूरेसी चाहिए, और छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, उसको अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से रे डायग्राम्स हम बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, और वो सारी चीजें आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, इसमें रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर में हम क्या क्या करने वाले। इसमें 6 रे डायग्राम्स है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, उससे रिलेटेड टेबल है, लेकिन हम वो टेबल नहीं बनाएंगे। हर एक रे डायग्राम बनते ही उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही लिख लेंगे। ये बहुत आसान तरीका होता है रे डायग्राम समझने का। तो देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सिंपल सा आपको सारी चीजें नोट करनी है कि किस तरीके से ये रे डायग्राम बनेगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आपका जो मिरर बनेगा वो परफेक्ट चाहिए। देखिए, मैं कुछ इस तरीके से मिरर बना रहा हूं। ओके, ये वर्टिकल पोजीशन में चाहिए। सबसे पहले तो ये मिरर जो है एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में चाहिए हमें। आड़ा या टेढ़ा नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा, या तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। स्ट्रेट पोजीशन में सबसे पहले आप मिरर बनाइए। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की। ओके, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। ओके, और ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब क्या करते हैं, एक्यूरेसी चाहिए, ध्यान में रखिए एक्यूरेसी। आप फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते रे डायग्राम, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको जरूर नोट कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगी रे डायग्राम बनाने में। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आपकी जो भी कॉपी का पेज रहेगा उसकी जो लाइन है उस लाइन के ऊपर ही ये लाइन आनी चाहिए। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल पी, ये हो गया पोल पी। अब देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्या क्या चीजें रहती है इसके ऊपर। मेन तो सी रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके ऊपर फोकस रहेगा। तो ये नोट कर लीजिए, ये सी और एफ जो है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एफ इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ सी एंड पी ही रहना चाहिए। तो कोई भी रे डायग्राम बनाते समय एक स्केल ले लीजिए, स्केल का ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपका रे डायग्राम कभी ही गलत नहीं होगा। देखिए, अब यहां जो सी या पी है, ये फर्स्ट केस के लिए मान लेते ये सी और पी यहां आ गया है, सी और एफ यहां आ गया, पी तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका।
अब रे डायग्राम जो बना रहे हैं वन बाय वन हम उसे हम लेने वाले हैं एज अ हेडिंग कि किस चीज के लिए, किस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम्स बनाने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो चीज हम यहाँ देखने वाले हैं। रे किसी भी ऑब्जेक्ट का ही इमेज फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, या तो फिर सन भी एक ऑब्जेक्ट ही हम कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले जो रे डायग्राम बनाएंगे वो हम बना रहे हैं रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव मिरर। ओके, अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट जो है, मान लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा दूर पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सिंपल एग्जांपल मेरे माइंड में ये आ रहा है कि सन इज वेरी फार ऑब्जेक्ट, वहां से सन की रोशनी हमारे अर्थ तक पहुंचती है, तो यहाँ हम सन एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो वॉट एवर बी द रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, हम ये फिगर ऑलरेडी बना चुके हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ध्यान में रखिए। ज़्यादा रेज लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही रे कंसिडर किया हूँ मैंने। ये रेज जो है किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि पहला जो रे डायग्राम बना रहे हैं हम, वह पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही, सिर्फ 2 रे लिया है मैंने ये, और यहाँ रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, वॉट एवर द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्लेक्ट बैक एंड पासेस थ्रू फोकस। क्या होता है, ये रेज रिफ्लेक्ट बैक एंड पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये सिंपल रे डायग्राम हमने बना लिया है, किसके लिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, सेम डायग्राम हम इससे पहले भी बना चुके हैं, लेकिन मेन डायग्राम जो आएंगे वो आगे वाले हैं, सेकंड टू लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो उसी में से एक डायग्राम जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिंपल सा फिगर हमने रे डायग्राम बना लिया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। ओके, क्या लिखना पड़ेगा हमें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी। अब देखिए फर्स्ट रे डायग्राम बन गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसमें आपको मैंने अभी कहा है कि इससे रिलेटेड हमें 4 पॉइंट पे हरदम ध्यान रखना है, और वो 4 पॉइंट क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमें लिखेंगे, पॉइंट 1 या ए लिख लेते हैं यहाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2 लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। पॉइंट नंबर 3 लिख लेते हैं, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। बस ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना आना चाहिए कोई भी रे डायग्राम के लिए, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। अब देखिए फर्स्ट रे डायग्राम में जो हमने बनाया है इंफिनिटी पोजीशन के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, या इंफिनिटी। तो यहाँ लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही, जहां ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहे, मीट कर रहे, वही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो एफ पे मीट कर रहे, तो ये एफ जो रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा, एट फोकस, एफ। ओके, तो सेकंड इसका भी आंसर लिख लिया हमने। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, या मुझे दिखाई दे रहा है whatever be the rays coming, okay, after reflected, whatever be the rays, it is intersected at one point. okay, सारे जो रिफ्लेक्टेड रेस है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट ब्राइटर पॉइंट है इफ इट इज अ केस ऑफ सन।
ओके, सन को अगर ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो वो ब्राइटर पॉइंट होगा, तो साइज ऑफ इमेज क्या लिखेंगे हम, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज और पॉइंट साइज। ओके, और नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, जो हम 6 रे डायग्राम्स इसमें बनाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। नेचर ऑफ इमेज इसमें रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसका भी मीनिंग बता देता हूं मैं आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसी हर एक रे डायग्राम्स को ये चारों पॉइंट साथ में ही लिख लीजिए, क्योंकि इसी में से कुछ न कुछ इस रे डायग्राम से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना आनी ही चाहिए हर एक रे डायग्राम के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, इन्फिनिटी है। सारे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वही रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, एफ। उसके बाद साइज क्या रहेगा इमेज का, देखो छोटा सा दिख रहा है इसलिए लिखा मैंने हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं रियल इन्वर्टेड इमेज के बारे में बता देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उल्टी बनेगी, इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसी है तो इमेज उल्टी बनेगी, इसको बोला जाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट रे डायग्राम जिसमें कि हमने देखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब आते हैं सेकंड के लिए। ओके, तो मैंने आपको एक चीज अभी बताया है कि आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो C और F है, CF अब कहीं भी नहीं ले सकते प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी एक फिर से लाइन बना लेते, स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट ही चाहिए क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते इतना डिस्टेंस ले लिया यहां से लेके यहां तक। ओके, ये हो गया आपका, थोड़ा और कम कर लेते हैं, ये हो गया आपका, ये पोजीशन हो गया एफ का। ओके, क्योंकि मुझे पता है एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सीपी, तो सेम इतना ही डिस्टेंस मैं सी के लिए ले रहा हूं। दिस इज द पोजीशन ऑफ सी। ठीक है, मैंने क्या किया, एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस लिया हो। किसका इक्वल डिस्टेंस लिया हो, सी एफ और एफ पी का डिस्टेंस इक्वल लिया हो। ये डिस्टेंस इक्वल लेना ही पड़ेगा। आप कहीं भी पोजीशन एफ को अंदाजा नहीं ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी नहीं ले सकते हो। अगर लिया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको यही करना है कि एफ का जो पोजीशन रहेगा सी और पी के एग्जैक्टली मिडल में चाहिए। अब आपको ये भी चीज बता देता हूं कि जब भी आप रे डायग्राम कॉपी में बनाओगे तो ये डिस्टेंस कितना लोगे, स्केल है आप लोगों के पास। शुरुआत की दो जो फिगर रे डायग्राम है, जिसे पहला छोड़ दिया जाए, दूसरा और तीसरा जैसे सेकेंड रे डायग्राम है, उसमें हम देखने वाले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, या लिख भी देते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड या बियॉन्ड। एक ही बात है, तो बियॉन्ड सी, ध्यान में रखिए, बियॉन्ड या बिहाइंड, जस्ट सी के पीछे में ऑब्जेक्ट रहते हैं। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले केस में बहुत ज्यादा दूर था, अब ऑब्जेक्ट पास में आ गया है तो उसको हमें बना के बताएगी। ओके, तो देखिए यहाँ के सेकेंड रे डायग्राम में क्या बोला गया, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान में रखिएगा। तो यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ओके, यहाँ थोड़ा से इरेज कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेट जो लाइन बनेगी ऑब्जेक्ट के लिए, वो मुझे थोड़ा भी, मतलब हमें थोड़ा भी टेढ़ा या इधर नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना लिया हो, दिस इज ऑब्जेक्ट। सपोज इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो हो गया, ये पूरा वर्टिकल जो लाइन एरो के साथ दिख रहा है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है सी, पॉइंट सी के पीछे रखा गया है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम ए बी। ए बी इज द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड सी या बियॉन्ड सी रखा गया है।
ये पॉइंट F है हमारा विच रिप्रेजेंट फोकस, दिस इज पॉइंट C विच रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ C एंड P। क्लियर? ये चीजें जब कंफर्म हो जाएगी उसके बाद हम रूल नंबर अप्लाई करते हैं 1 2 3। देखिए जो भी कन्वीनियंट रूल आपको लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सबसे इजी रूल 1 2 3 में से ही आप सिलेक्ट कीजिए। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वॉट एवर बी द रेस, अब देखिए रे डायग्राम में ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट भी रहा तो दिक्कत होगी। रे सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपका परफेक्ट रे डायग्राम आना चाहिए तो जी चीज मैं आपको जो भी है एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। आपका रे डायग्राम को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन वन शॉट ही आपका रे डायग्राम बनने वाला है। तो देखिए मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा जो मैं मिरर बनाया उसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसे हम एपर्चर कहेंगे, ये भी न्यू वर्ड में बता रहा हूँ आपको। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उसको डायमीटर ऑफ मिरर कहते हैं, उसको एपर्चर कहते हैं। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज एपर्चर। एपर्चर मीन्स द डायमीटर ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों बोल सकते हैं। एपर्चर मीन्स द डायमीटर ऑफ मिरर, ध्यान में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया तो थोड़ा कम कर लीजिए, इसे इरेजर लीजिए, मिटा दीजिए, थोड़ा हाइट कम कर लीजिए। ओके, अब क्या करता हूँ, रूल नंबर 1 अप्लाई करने वाला हूँ मैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, a ray of light coming from the object parallel to the principal axis। ये आ गया ray of light, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया ऑब्जेक्ट से। देखिए अब एग्जैक्टली हमें सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से कोई एक सिंगल रे की बात करें, यह आ रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर यह फॉल हो रहा है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी कोई रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। तो मैं फ्री हैंड नहीं बनाऊंगा, मैं भी स्केल ही यूज करूंगा यहाँ ताकि परफेक्ट फिगर बने। ओके, दिस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई कर चुके हैं, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये था रूल नंबर 1। और एक रूल अप्लाई करेंगे, आइदर रूल 2 अप्लाई करो, 3 अप्लाई करो। तो यहाँ इस फिगर में इस सेकेंड रे डायग्राम में हम अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वॉट एवर विद द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पासेस थ्रू एफ, अगर वो एफ से पास होती तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी रे, देखिए यहां पोजीशन ध्यान में रखिए, ये पॉइंट जहां से रे आ रही तो सेम पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने बना लिए दोनों रेज। दिस इज द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आ रही है रे, ठीक है, ये आ रही है, ये फॉल हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई है। ओके, अब मुझे यह दिखाई दे रहा है कि दोनों रूल जो अप्लाई किया हो, ये पहला रूल है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो गई है। रूल नंबर 2 से दूसरा और एक रे लिया है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासेस टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इतना होने के बाद आपको सिर्फ ध्यान देना है कि दोनों जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ रही है और ये रे जो फोकस में से पास होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ रही है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान में रखिएगा कि हमें ध्यान देना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे ये पॉइंट मिल गया, इसी पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना लूंगा। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज सो इजी। ध्यान में क्या रखना है, रूल अप्लाई कर दीजिए। दो रूल तो अप्लाई करना है आपको, यानी 2 रेज बनानी है। रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे हो गई, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में जाएगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हेन पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल दिखाई दे रही है।
बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझिएगा, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां भी ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे टू द अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो लाइन बनेगी यही इमेज रहेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की इमेज। देखिए यह डॉटेड लाइन से इमेज बनाया है बिकॉज इन्वर्टेड इमेज है, ध्यान में रखिएगा। या तो आप डार्क भी बना सकते, कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट एरो का ऊपर ए था तो इसे हम दे देते ए डैश, और नीचे बी था तो ये बी पॉइंट यहाँ आ गया बी डैश। सो ए डैश बी डैश इज द required image form when the position of object is beyond C। होप सो कि ये रे डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। रूल्स प्रॉपरली अप्लाई कीजिए, सी एफ का पोजीशन प्रॉपरली प्लेस कीजिए। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो डिस्टेंस है आप स्केल से 4 to 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। 4 सेंटीमीटर ले लीजिए तो F2 पे आएगा, 5 सेंटीमीटर लेंगे तो F2.5 पे आएगा। बहुत कन्वीनियंट डिस्टेंस रहता है, कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। अंदाजा मत लीजिए, 4 सेंटीमीटर लीजिए, 5 सेंटीमीटर लीजिए, लेकिन आने वाली जो रे डायग्राम है उसमें ये डिस्टेंस कम कम लीजिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपका रे डायग्राम बन सके। अब आते इस 4 पॉइंट के ऊपर। ये रे डायग्राम तो हमारा बन चुका है, अब इस रे डायग्राम से रिलेटेड ये 4 पॉइंट हमें लिखने हैं। तो देखिए पहले आते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर आएंगे पोजीशन ऑफ इमेज के ऊपर। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, तो ये लिख लेंगे हम बियॉन्ड सी। ओके, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ दिख रही है मुझे, इमेज की पोजीशन ये है जो कि सी और एफ के बीच में है। ध्यान में रखिए किस तरह से गेस करेंगे आप, सी और एफ के बीच में ये इमेज फॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। साइज ऑफ इमेज देखिए, अगर मेजर करते हैं हम, इससे ही मेजर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट इतना है, लेकिन इमेज उससे छोटा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्या लिखेंगे हम, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर ही लिख लीजिए। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, और नेचर जो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से 4 पॉइंट इस रे डायग्राम के लिए भी हम लिख चुके हैं। तो थर्ड रे डायग्राम अब बनाएंगे हम, जिसमें फिर से पोजीशन। अब यहाँ देखिए, पहले जो रे डायग्राम था उसमें जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था बहुत दूर था, एट इंफिनिटी। सेकेंड रे डायग्राम में पास आ गया, क्लोज आ गया, जस्ट बियॉन्ड सी ले लिया है। थर्ड रे डायग्राम जो रहेगा उसमें और क्लोज आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट एट सी ले लेते हैं। ओके, थर्ड जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा एट सी रहेगा, ये पार्ट मत मिस कीजिएगा। ये जो रे डायग्राम अभी थर्ड हम बनाने वाले, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, बहुत ज्यादा मिस्टेक बच्चों की होती है, एग्जैक्ट इमेज नहीं आती है जो चाहिए, जिस पोजीशन पे चाहिए। देखिए यहाँ जो रे डायग्राम बनाए हैं हमने, जो इमेज है यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी स्पेस है, लेकिन पॉइंट नंबर जो हम देख रहे हैं, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो थर्ड रे डायग्राम के लिए देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी की बात कर रहा हूं, जो अब इसके बाद बनाने वाले हैं, वो एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आएगा। तो आपका रे डायग्राम जो है उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म करना चाहिए। रे डायग्राम में वही इमेज वहां फॉर्म करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को बार बार इरेज कर देना पड़ता है रे डायग्राम। तो वो गलतियां कैसे सुधारे, कैसे मिनिमाइज किए, वन शॉट ही रे डायग्राम कैसे बनते हैं, वो अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। और साथ में देखते हैं कि किस तरीके से वो रे डायग्राम बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं अभी थर्ड रे डायग्राम, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे एट सी। तो फिर से मैं एक ये बनाता हूँ, एक मिरर बनाता हूँ। सपोज दिस इज कॉनकेव मिरर। देखिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मिरर बेंट हो चुका है, थोड़ा उसका करेक्शन कर लीजिए हम उसे। तो यस, यहाँ से थोड़ा ज्यादा बाहर आ गया है। ओके, तो देखिएगा ये एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में ही आना चाहिए। तो इसे हम शेड कर लेते हैं, इसे
ये कॉनकेव मिरर बन गया है। एग्जैक्टली सेंटर आप ध्यान में रखिएगा, आपकी जो कॉपी की लाइंस रहती है, देखिए कैसे इसे एग्जैक्ट फिगर बनाना है। कॉपी की लाइंस है ये 1 2 3 4 5, तो इसमें से कोई भी 5 लाइन ले लीजिए, बीच की ये हो जाएगी। 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे अगर बनाओगे आप प्रोटेक्टर का यूज करके तो परफेक्ट आपका मिरर बन जाएगा। सिंपल वे है। फिर से कोई भी 5 लाइन ले लीजिए कॉपी की, उसमें से मिडल लाइन लीजिए, उसके ऊपर प्रोटेक्टर का जो बीच वाली लाइन है उससे मैच कीजिए और प्रोटेक्टर को ऐसी एक सिंपल सा कर्व बना दीजिए, जिससे कि 2 ऊपर 2 नीचे, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट मिरर बन जाएगा आपका। ये ट्राई कर सकते हो आप, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज P। अब देखिए मैंने क्या बोला, मुझे F का जो पोजीशन चाहिए एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए, तो यहाँ मैं ध्यान दूंगा कि मेरा जो F का पोजीशन सेंटर में आना चाहिए। मैं यहाँ एग्जैक्ट, यहाँ थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए मुझसे भी, आप भी मिस्टेक मत करना। अगर छोटी भी मिस्टेक हो गई तो ये रे डायग्राम नहीं बनेगा। ओके, थोड़ा देखिए कम डिस्टेंस लिया। दिस इज F एंड दिस वन इज C। ठीक है, C को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है C पर ही है। यह एक ऑब्जेक्ट बना होगा, मैं एट C बोला गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट C, तो ये बन गया है ऑब्जेक्ट। क्लियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज C, दिस इज C। देखिए एट C पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट C है, तो ध्यान में रखिए इमेज भी C पे ही फॉर्म होगा। ये 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी कॉन्केव मिरर है उसमें अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C है तो इमेज का फॉर्म होगा, तो इमेज भी C पे फॉर्म होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर आपको देना आना चाहिए। दूसरी चीज और एक बात कि साइज ऑफ इमेज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा उतना ही साइज इमेज का रहेगा, या ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसे एरो दे देते, इसका नाम दे देते, दिस इज A, दिस इज B। ओके, या सिंपल रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 मैं अप्लाई करूंगा और देखते हैं कि इसमें मैंने जो बोला इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, उस मिस्टेक को दूर कैसे किया जाए, तो वो भी चीज़ ध्यान देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द object is parallel to the principal axis passes through the principal focus, passes through principal focus। हमें ये पता है, तो बना लेते हैं इसे, ये प्रिंसिपल फोकस है। एक छोटा सा भी डॉट वाला मिस्टेक भी आपका रे डायग्राम गलत कर देगा। ओके, देखिए मैंने ये बना लिया हो, या तो मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ, मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप कॉपी में एग्जैक्ट मेजर करके बना सकते हैं। So this is the rule number 2. This is the ray of light coming from the object, and after reflection, it is passes through the principal focus F. रूल नंबर 1 अप्लाई कर चुका हूँ, अब रूल नंबर 2 देखता हूँ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एकदम लाइट बनाऊंगा मैं ये, क्योंकि मेरा फिगर एग्जैक्ट आना चाहिए जो मैं चाहूंगा, और आपको भी समझाऊंगा इसके बाद कि अब देखिए मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है मैंने, क्योंकि क्यों एडजस्ट किया, देखिए जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वहां से मैंने रे डायग्राम नहीं बनाया, थोड़ा नीचे से बना लिया। इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए, ये मिस्टेक होती है। अगर मैं यहां से बनाता तो ये जो है इंटरसेक्शन यहाँ होता, तो इमेज यहाँ फॉर्म होती, ये गलती होती। क्यों गलती होती है, थोड़ा भी कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हुआ होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट से ये सब चीज मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको स्केल का मेजरमेंट लेके बनाना है। तो देखिए अब कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर हुई, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज आप भी कर सकते हैं, ये चीज दिखाई नहीं देगी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट से देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है इसमें, यहाँ जहां से मैंने रिफ्लेक्ट किया है। ओके,
हो गया नियर अबाउट, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है तो उसे बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा पॉइंट बड़ा कर लेंगे। ओके, तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ध्यान में रखिए ऐसे मिस्टेक मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं आप, परफेक्ट मेजरमेंट लीजिएगा, एग्जैक्ट पॉइंट से पास कीजिएगा। ओके, तो ही आपका ये रे डायग्राम बनेगा। बहुत ध्यान देके रे डायग्राम बनाना पड़ता है। मुझे यह दिख रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला और ये वाला, ये तो इंसिडेंट रे हो गया हमारा, वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। इस पॉइंट पे मीट कर रहा है मतलब मेरा जो इमेज बनेगा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के नीचे ही बनना चाहिए। इस रे डायग्राम की खासियत ये है, जब भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा इमेज भी सी पर ही बनना चाहिए, और साइज जो रहेगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के इक्वल ही आना चाहिए। दो चीजें इस रे डायग्राम नंबर 3 के लिए आप नोट करके रख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज एरो, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। तो इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके एक्यूरेसी से आप ये रे डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे इसके बारे में पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट सी है, दिस इज पॉइंट सी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी है। इमेज का फॉर्म हो रही, इमेज भी यहाँ नीचे में फॉर्म हो रही है। तो यहाँ लिखते हैं हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सी, एट सी। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, वो भी एट सी ही बन रही है। और उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या है हमारा, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज इमेज का भी रहेगा, और नेचर रियल एंड इन्वर्ट ही रहेगा, इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो रियल इन्वर्टेड इमेज है, यह 6 रे डायग्राम्स बनने वाले। तो रे डायग्राम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए रियल इन्वर्टेड इमेज ही रहेगी। केस नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको मिस मत कीजिएगा। तो हम अभी केस नंबर 3 पे हैं। केस नंबर 4 को आपको होमवर्क दिया जाए तो बेटर रहेगा। कोर्स जस्ट ओरली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस नंबर 4 जिसमें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो रहेगी बिटवीन सी एंड एफ। यहां लिख लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, बिटवीन सी एंड एफ रहेगी। मतलब ये जो मैंने बनाया है, चलिए इसे मिटाई दे देते हैं पूरा। ओके, तो देखिएगा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। दिस इज व्हाट, दिस वन इज फोकस, सपोज दिस इज सी। तो यह ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, यहां रहेगा। यहां से एक चीज पे और ध्यान देना है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज टू मिरर आ रहा है, देखिए इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ आ रहा है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्लोज आते जाएगा आपको एक चीज करनी है, थोड़ा जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसे थोड़ा छोटा छोटा लेना है आपको, ताकि बड़ा अगर साइज लोगे तो रे डायग्राम बनने में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा साइज ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कम ले सकते हो। तो एट सी अगर रहते तो थोड़ा ओरली एक्सप्लेन कर लेते हैं। एट सी अगर है तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, इसे ओरली थोड़ा हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा, ओके, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, जहां तक ये रिफ्लेक्टेड हो गया। ओके, तो अब यहाँ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेंगे। ओके, और ये इमेज बनेगी। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी और एफ के बीच में है तो इमेज का फॉर्म हो रही है। अब देखिए इमेज और दूर हो गई है, ऑब्जेक्ट दूर था, इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन सी एफ फॉर्म होगी, एट सी था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज मिरर से दूर जा रही है। ओके, तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा।
तो यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बियॉन्ड सी है। तो यहाँ हम क्या चीज लिखने वाले, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एफ, बिटवीन सी एंड एफ रहेगा। इमेज कहाँ बन रही है, सी के पीछे में बन रही है, तो यहाँ बियॉन्ड सी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, इतना है, इमेज का साइज उससे बढ़ गया है, तो साइज ऑफ इमेज क्या लिखेंगे हम, एनलार्ज, एनलार्ज मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ। और इट इज अ केस नंबर 4, ये फोर्थ रे डायग्राम है, इसमें हम लिखेंगे कि नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। इसमें लार्जर साइज लिख लेते हैं, लार्जर, ओके, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था रूल रे डायग्राम नंबर 4। रे डायग्राम नंबर 5 पे आते हैं, फिर 6 पे आते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना सीखना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो इनकम्प्लीट रह जाएगा आपका, ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके आप ड्रॉ करके देखिए, घर पे ज़रूर आ जाएगा ये सारी चीज़ें, और फॉलो कीजिए जैसे जैसे मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस में नेक्स्ट रे डायग्राम, डायग्राम नंबर 5, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। इससे पहले क्या लिए थे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ लिया था हमने। अभी ऑब्जेक्ट को और पास ला लेते हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेते हैं हम एट एफ, ओके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं हम, एट एफ ले लेते हैं। चलिए देखते क्या होगा। दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा। ओके, शेड कर लेते हैं वन साइड से, इधर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे हम। इस सारे रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के ही ड्रॉ करने हैं, ऐसे नहीं कि एक दो कर लिए बाकी आ जाएंगे, ऐसी मत सोचिए। हर एक रे डायग्राम अलग टाइप का, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस है। सारे रे डायग्राम्स प्लॉट करके ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यह देखिए, अब यहाँ फिर से मैं क्या करूँगा, एफ का एग्जैक्ट सेंटर ले लूँगा, एफ को सेंटर में लूँगा। थोड़ा ये डिस्टेंस हो गया, ये पी है हमारा, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये हो गया हमारा एफ, और सेम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं सी, दिस इज सी, ओके। इस तरीके से एफ का जो पोजीशन है एग्जैक्टली मिडल ऑफ सीपी आ चुका है। अब यह जो कंडीशन है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा एट एफ रहेगा, मतलब प्रिंसिपल फोकस, फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस रे डायग्राम नंबर 5 के लिए क्या बोला गया, और ऑब्जेक्ट और क्लोज आ गया है मिरर से। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो थोड़ा एफ को सरका देते हैं साइड में, और यह बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर क्लोज आता है मिरर के, तो आपको क्या करना है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को उतना ही छोटा ले लीजिए आप, ताकि रे डायग्राम नीट एंड क्लियर बने। इस छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट और पास पास में आता तो ऑब्जेक्ट तो हमें ड्रॉ करना ही है, तो उसका साइज थोड़ा छोटा ले लीजिए, आपका रे डायग्राम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए छोटा सा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं यहाँ रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ। पहला रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा, वो फोकस में से ही पास होगा, ओके। परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा भी स्केल इधर उधर मूव ना हो। ये हो गया हमारा, जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं कर लीजिए इस रे डायग्राम के लिए। तो ये रूल नंबर 1 यहाँ हमने अप्लाई कर दिया है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा, वो फोकस में से ही पास हो रहा है, देखिए हो रहा है, ठीक है। रूल नंबर 1। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई करें, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि फोकस में से, याद ध्यान में कि इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, ये चीज जैसे मेंशन कीजिएगा आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस के ऊपर है, तो वहां से जो ऑब्जेक्ट से रे आएगी वो फोकस में से कैसे पास हो सकते, नहीं हो सकते। तो रूल नंबर 2 यहाँ अप्लाई नहीं होगा।
फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है कि देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 मैंने बोला नहीं अप्लाई करते, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं इसमें ओके, बहुत कम यूज होता है रूल नंबर 4 का। तो मैं रूल नंबर 4 यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहता है रूल नंबर 4 कि जो भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आती है वो पी पे अगर फॉल करेगी, मतलब पोल पे अगर फॉल करेगी, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। लेकिन ये चीज आपको बनाना आना चाहिए। ओके, आई इज इक्वल टू आर आपका आना चाहिए। क्लियर? आई इज इक्वल टू आर आना चाहिए। यह देखिए ये बना लिया मैंने। ओके, ये एक्सटेंड कर लिया। अब देखिए यह जो दो रिफ्लेक्टेड रे मिली है मुझे, ये इंसिडेंट रे है। ये रूल नंबर 4 अप्लाई किया है मैंने, रूल नंबर 4 ध्यान में रखो। अब यहां देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से जो भी रे आ रही है, हमने रूल अप्लाई किए, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो मिल रही है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये दो रे का जो डिस्टेंस है, ये दो रे जा रही है आपस में, ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ जितना है यहाँ तो बढ़ते जा रहा है, मतलब वो रे इस तरीके से मूव हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। जब दोनों रे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ जो इमेज बनेगा बहुत दूर कहीं ना कहीं बनेगा इमेज। ओके, तो इस पोजीशन F के लिए हम क्या लिखेंगे? व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट F, ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ रहेगा? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। ओके, इमेज का फॉर्म होगी बहुत दूर, क्योंकि मिल नहीं रही, बहुत दूर जाएगी, ये एट इंफिनिटी इसलिए लिखा जाता है। इमेज का फॉर्म होगी बहुत दूर फॉर्म होगी, क्योंकि कम डिस्टेंस से बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो याद ध्यान में रखिए, पोजीशन ऑफ इमेज का फॉर्म होगी एट इंफिनिटी। साइज ऑफ, जब वो इमेज बन रही बहुत दूर, इमेज अगर बन रही है तो उसका साइज भी बढ़ते जाएगा, इमेज का साइज भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइज ऑफ इमेज इज हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ओके, साइज क्या रहेगा इमेज का? हाईली एनलार्ज। और मैंने बता चुका हूं अप टू द फोकस, जब मतलब 1 2 3 4 5 जो रे डायग्राम हम सीरियल वाइज ले रहे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, उसमें जो नेचर ऑफ इमेज रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ये लास्ट केस अभी जो लेने वाले हैं हम रे डायग्राम का, उसमें जो नेचर है उसका चेंज हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कॉन्केव स्पेरिकल मिरर में अप टू द फोकस, जब पोजीशन इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एफ और एफ तक जब आ जाता है, तो उसमें नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होगी, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसी रहेगा, इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होगी। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से नोट करके रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रे डायग्राम कॉन्केव मिरर के लिए। देखते हैं इसमें किस तरीके का रे डायग्राम बनेगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं, इसमें कॉन्केव मिरर के लिए क्या बनेगा और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ क्या रहेगी। तो एक सिंपल सा रे डायग्राम फिर से बना रहे हैं हम। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। ओके, एक्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन में आना चाहिए। फिर से हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ओके, दिस इज P सपोज, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ज्यादा लंबी लाइन खींच नहीं रहा हूं मैं, अंदाजे से ले लेता हूं, लेकिन आप मत लीजिएगा। दिस इज F एंड दिस वन इज C। मैंने क्या कहा हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा उसका साइज कम लीजिएगा, छोटा लीजिएगा, ताकि फिगर जो बनेगा आपका, रे डायग्राम जो बनेगा वो परफेक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं अब इसके पहले जो पोजीशन लिया है हमने अप टू 5, अभी 6 में लेंगे हम। बिटवीन, बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन
एफ एंड पी रहेगा फोकस, और पोल पी के बीच में रहेगा। ओके, फोकस को थोड़ा लेफ्ट में कर लेते हैं, दिस इज फोकस और पोल पी। यह देखिए थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, केस नंबर 6, इसे स्टार बना दीजिए इस रे डायग्राम को। इस 6 रे डायग्राम में से सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम बोले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रहेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, या जिसे हम देखिए ये एफ हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में एफ कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, मतलब रेस ड्रॉ करने के लिए। दिस इज एफ। अब यह क्या करेंगे हम, फिर से रूल नंबर 1 या 2 3 में से कोई भी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दिख रही है ये रे ऑफ लाइट आई ऑब्जेक्ट से, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिएगा, परफेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। रिफ्लैक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होती है हमें पता है, वो फोकस से पास होती है। दिस इज द फोकस। तो ये होगा हमारा, हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया फोकस में से पास हो गई। ओके, ये हो गई पास। ये रूल नंबर 1 अप्लाई कर दिया है। अब देखिए दूसरा रूल नंबर 3 या यूज करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, अलोंग द सेम पाथ ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए इस पॉइंट से अगर कोई भी रे, देखिए ये सीखने वाली बात है, या इस तरह का रूल अभी तक हमने कोई भी रे डायग्राम में ये अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है, या तो लिख के रख लीजिए इस फिगर के लिए, फिगर नंबर 6 के लिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ये अच्छे से नोट करके रख लीजिए। रूल नंबर 1 तो इजीली अप्लाई कर दिया हमने, रूल नंबर 2 में हम ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, या तो एरोज कैसी बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ रेज कैसी बनाएंगे, ध्यान में रखिएगा। या थोड़ा सा देखिए कि यह जो रे है मेरा थोड़ा सा गलती हो गई, गलती नहीं बोलेगी हम कि एग्जैक्टली पास नहीं हो रहा है, तो रे डायग्राम यहां नहीं बनेगा। तो देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने क्या कहा कि एग्जैक्टली जो ये पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ, इसके लिए आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बनाना पड़ेगा। तो बना लिया है। It's very difficult to draw ray diagrams on such a wide board. Okay, still we are trying to get exact image of the object. तो देखते हैं इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके बना लेंगे। कि रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट से जो भी रे आएगी, ये ऑब्जेक्ट से रे आ रही है या फॉल होगी एंड रिफ्लेक्ट बैक। ओके, यही रूल नंबर 3 कहता है कि वॉट एवर बी द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर मींस इफ इट इज सपोज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्ट बैक अगेन ऑन द सेम पाथ। तो देखिए दोनों को हम स्ट्रेट लाइन बना लिए, ऑब्जेक्ट है तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई है हमारी। तो ये रूल को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा इस रे डायग्राम के लिए। स्टिल इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, तो इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिए। इस केस नंबर 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। रूल नंबर 1 तो इजीली अप्लाई कर दिया हमने। रूल नंबर 2 थर्ड अप्लाई कर रहे हैं इसमें, रूल नंबर 3 अप्लाई कर रहे हैं। क्या कहता है रूल नंबर 3 कि सी से अगर कोई सी और जो टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट उसमें से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आपने लिख के भी रख लिया तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां देखो यहां भी ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस केस नंबर 6 की स्पेशलिटी देखिए, देखिए क्या होगा, यहां हमें करना क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करना है। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करना है। बैकवर्ड मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, बैकवर्ड का मतलब होगा यहाँ, यहाँ हमें एक्सटेंड करना है। ओके, इसको भी हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ध्यान में रखिएगा, इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। ये होगा बैकवर्ड एक्सटेंड।
तो बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यह एक पॉइंट पे ये दोनों जो बैकवर्ड एक्सटेंड किया डायग्राम में ही, ओके, डायग्राम में ही बैकवर्ड एक्सटेंड कर। एक्चुअली में अगर आप देखोगे इसको लेबोरेटरी में जाके अगर प्रैक्टिकली चेक करोगे तो ऐसा कुछ हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी लाइन विच इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ओके। और साथ में हम जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे भी थोड़ा राइट साइड में एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। दिस इज द वर्टिकल लाइन, ओके। तो यहाँ हमें दिखाई क्या दे रही है कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज बन रहा है। तो मैंने केस नंबर 1 to 5 में जो नेचर ऑफ इमेज है उसके बारे में क्या बताया था। 1 to 5 में जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन में है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, इमेज भी ऐसा है, तो ऐसे इमेज है इसको लाइक अ प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, जैसी खड़े हो वैसी इमेज वहाँ दिखाई देती है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। यहाँ भी सेम टाइप की इमेज बन रही है तो इसे भी हम वर्चुअल एंड इरेक्टेड नेचर की इमेज बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम क्या बोलेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। थोड़ा इसको शेड करना हम भूल गए हैं, ओके, इसे शेड क्वेश्चन। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का एफ और पी के बीच में है, इमेज का फॉर्म हो रही है। ये मिरर है आपका रिफ्लेक्टिंग, उसके पीछे में इमेज फॉर्म कर रही है, तो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिहाइंड द मिरर, ओके। तो यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी बोला है हमने। पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे हम यहां, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज का रहेगी बिहाइंड द मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज डिफरेंस है। साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज, ओके, लार्जर, तो एनलार्ज बोल सकते हैं हम। साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज, यहां हम सिंपली लिख सकते हैं एनलार्ज। साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज, या और यहां जो नेचर रहेगा, यहां नेचर चेंज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। जो इमेज फॉर्म हो गया वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो दो चीजें ध्यान में रखना, ये परफेक्टली लिख के रख लीजिए। रियल इन्वर्टेड मतलब जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन रहेगा ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ इमेज फॉर्म होती है, तो रियल इन्वर्टेड हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा सेम इमेज फॉर्म होगी तो वो वर्चुअल इरेक्टेड इमेज हो जाएगी। इस रे डायग्राम की खासियत आपको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो अब तक का जो केस नंबर 1 to 5 इमेज फॉर्म हो रही थी, वो केस नंबर 1 to 5 में रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही थी। लेकिन इस केस नंबर 6 में इमेज जो फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर। यही पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि केस नंबर 6 when the position of object is between P and F, then image formation takes place behind the mirror. Size of the image is larger than object and nature of the image is virtual and erected. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे। थोड़ा आगे की और चीज बता देता हूँ जो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये हमने जो भी रे डायग्राम्स ड्रॉ किए वो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर्म किए। नेक्स्ट जो रे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए रहेंगे। और सारे तो नहीं बोल सकते, दो ही रे डायग्राम बनेंगे उसमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए। लेकिन उसमें दोनों रे डायग्राम में जो नेचर ऑफ इमेज जो रहेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड ही रहेगा। तो यह कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में। वर्चुअल इरेक्टेड इमेज कॉन्वेक्स मिरर में सारे केसेस में आता है, और वर्चुअल इरेक्टेड इमेज जो है, नेचर ऑफ इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर के पार्ट नंबर 6 में भी आता है। इसलिए ये पार्ट नंबर 6 जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। होप सो कि ये सारे रे डायग्राम्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। थोड़ा और ध्यान देके सुनिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफरेंस बताने वाला इस फिगर का कॉन्वेक्स जो
स्पेरिकल मिरर से जो रे डायग्राम्स बनेंगे, और साथ में मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल्स और साइन कन्वेंशन भी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेट एंड वॉच।